हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अवर थ्रस्ट एंड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द फोर्स दैट एक्ट नॉर्मली, दैट इज नॉर्मली मींस दैट एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, दैट्स कॉल्ड थ्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हमें वॉल में जो है हमें नेल जो है वो उसमें पिन करनी है, राइट। हमें जो है कील नेल जो है वॉल में गाड़नी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हैमर से क्या करते हैं, हैमर से जो है वो जो कील है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हैमर से क्या है, या हैमर या किसी ऐसे इक्विपमेंट से क्या करते हैं, वो कील लेके और उसमें चोट मारते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, वॉल आपकी, ये वॉल हो गई आपकी। वॉल पे हम जो है यहां पर ऐसे जो है इस डायरेक्शन में, राइट, ये वॉल है, वॉल पे इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वॉल का सरफेस हो गया, वॉल के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। ठीक है, और 90 डिग्री पे जो है, दैट मींस कि 90 डिग्री पे हम फोर्स उस पे अप्लाई कर रहे हैं, राइट, जिससे कि जो आपकी कील है वो आपकी दीवार में अच्छे से गड़ जाए। तो यहां पर क्या है, तो यहां पे ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वॉल इज योर थ्रस्ट, राइट। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है, द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब अगर थ्रस्ट हमारा पर यूनिट एरिया, अगर हम थ्रस्ट को ही पर यूनिट एरिया कितना थ्रस्ट आपका अप्लाई हो रहा है, देन दैट्स कॉल्ड प्रेशर, राइट। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया नेल का, ठीक है। तो हम जो फोर्स हैमर से जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज योर थ्रस्ट, राइट। अब वो जो हमारा जो हम थ्रस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको हम डिवाइड कर दें, राइट, टोटल जो आपका वॉल है उसके एरिया से, राइट, तो वो आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर, राइट। तो वो प्रेशर क्या है कि टोटल एरिया से जब आपने डिवाइड किया, दैट मींस, राइट, थ्रस्ट अपॉन एरिया जब आप कर रहे हो, दैट मींस एक पर यूनिट एरिया जो है वहां पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है आपकी वॉल पे। तो पर यूनिट एरिया, वॉल पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज योर प्रेशर पर यूनिट एरिया, राइट। आप इसमें फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए रेत का ढेर है, या फिर आप किसी बीच पे हैं, यहाँ पे की रेत है आपका। तो आपने क्या नोटिस किया होगा, जब सैंड पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में, जब आप सैंड पे खड़े हैं, राइट, तो आपके जो पैर हैं वो उसमें ज्यादा शिंक होंगे, जो आपके पैर हैं उसमें ज्यादा जो आपके पैर हैं वो रेत में ज्यादा धंसेंगे, राइट। लेकिन अगर आप उस रेत पर लेट जाते हो, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी है वो आपकी कम शिंक होगी। या आप रेत पे लेटे हुए हैं तो आपकी बॉडी जो है रेत में कम धंसेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपकी बॉडी का जो मास है वो तो सेम है ना। आप अगर स्टैंडिंग पोजीशन तब भी आपका मास उतना ही है, आप लेट जाएं तो भी आपका मास उतना ही है। लेकिन एक कंडीशन, स्टैंडिंग पोजीशन में रेत आपका ज्यादा धंस रहा है, जब आप लेटे हुए हैं तो रेत आपका कम धंस रहा है। तो द रीजन बिहाइंड इज, तो द फैक्ट बिहाइंड इज योर थ्रस्ट एंड प्रेशर। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, प्रेशर इज equals to thrust upon area, that is pressure is inversely proportional to area pressure is inversely proportional to area, right। कि अगर आपका एरिया ज्यादा होगा, कॉन्टैक्ट एरिया जो है, अगर जो एरिया है वो ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, राइट, प्रेशर उस पर कम लगेगा, ठीक है। और अगर एरिया आपका कम होगा तो प्रेशर आपका ज्यादा लगेगा। अभी जब हम खड़े हैं, राइट, तो हमारा जो सैंड और हमारी बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है, राइट, जो फोर्स जो हमारा बॉडी का वेट है, ये जो सैंड पे ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से हो रहा है, जस्ट हमारे जो फिट है वहां से, राइट। तो यहाँ पर एरिया क्या है, कम है। लेकिन जब हम लेट जाते हैं, ठीक है, तो अब क्या है, हमारा जो मास है, जो मास है वो उतना ही है, लेकिन
जब हम लेट रहे हैं तो जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब हम खड़े हैं तो जब हम खड़े हैं स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो जो मास है हमारा एक छोटे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लेट रहे हैं तो हमारा वही मास जो है एक लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। तो स्टैंडिंग पोजीशन में वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर आपका ज्यादा पड़ रहा है, तो प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो वहां पर रेत आपका ज्यादा धंस रहा है, राइट। जब आप लेटे हुए हैं तो आपका एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया दैट मींस कि आपका वहां पर प्रेशर जो है उस पर कम पड़ रहा है, तो वहां पर आपकी बॉडी रेत में कम शिंक हो रही है, राइट। लेकिन दोनों ही पोजीशंस में, लेकिन दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो क्या है, यहाँ पे जो थ्रस्ट है वो क्या है, आपकी बॉडी का मास। और दोनों ही कंडीशन में जो आपकी बॉडी का जो मास है वो इक्वल है। अब आप खड़े हैं तब भी आपकी बॉडी का मास उतना ही है, जब आप लेटे हैं तब भी आपकी बॉडी का मास उतना ही है, यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट मींस कि जो यहाँ पर थ्रस्ट जो उस सैंड के ऊपर लग रहा है वो दोनों केसेस में, दोनों कंडीशन में सेम है। दैट मींस कि थ्रस्ट आपका जो है सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, लेकिन आपका प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द एरिया। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर आपका कम है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। सम और एग्जांपल्स हम इसमें लेके चलते हैं जिससे कि कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं नाइफ का, राइट। आपने देखा होगा कि जो जितने भी आपके कटिंग टूल्स हैं लाइक योर नाइफ हो गया, वो जितने शार्प होंगे वो उतना ही प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, उतने ही अच्छे से उनसे जो है कटिंग होगी, राइट। कटिंग उतने अच्छे से हम उनसे कर सकते हैं, राइट, इन कंपैरिजन टू एन ब्लंट नाइफ, राइट, जो कितना शार्प नहीं होगा। तो the reason behind it is the same कि pressure is inversely proportional to area, right। तो क्या होगा कि शार्प नाइफ के केस में क्या होगा, जितना शार्प होगा तो एरिया उतना ही कम होगा, तो लेस एरिया, और एरिया जितना लेस होगा उस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, उसका इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा, राइट, मोर इम्पैक्ट, ठीक है। तो उससे जो है इम्पैक्ट उसका उतना ही ज्यादा होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इन कंपैरिजन टू द ब्लंट नाइफ में क्या होगा, एरिया उसका ज्यादा होगा, मोर एरिया, एंड मोर एरिया दैट मींस लेस इम्पैक्ट, लेस प्रेशर, राइट। सो दिस इज द रीजन कि जो आपके कटिंग टूल्स होते हैं वो जितने शार्प होंगे वो उतने ही प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि व्हीकल जितना ज्यादा जो है हैवी होगा उसके जो टायर्स हैं वो उतने ही ज्यादा जो है वाइड होंगे। जैसे कि आपकी बसेस होगी, ट्रक्स हो गए, तो ट्रक्स में या बसेस के जो टायर होते हैं वो उतने ही वाइड होते हैं इन कंपैरिजन टू योर कार और इन कंपैरिजन टू योर टू व्हीलर्स, राइट। बिकॉज वहां पर क्या है, जितना वाइडर एरिया होगा, राइट, टायर जितने वाइड होंगे जितना एरिया वाइडर होगा उतने ही ज्यादा एरिया में लोड ट्रांसफर होगा, राइट। तो क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। टायर का एरिया जितना ज्यादा होगा जितने वो वाइड होंगे, ठीक है, तो एरिया उतना ज्यादा होगा, तो एरिया जितना ज्यादा होगा तो एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना है कि लोड को, जो आपका फोर्स है, जो थ्रस्ट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लार्जर एरिया में, जिससे कि पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, राइट। ऐसे ही आपने जो देखा होगा जो आर्मी के टैंक्स होते हैं उनमें टायर के नीचे चेन लगी हुई होती है, तो कभी आपने सोचा कोई चेन क्यों लगी हुई होती है, तो वो चेन क्या करती है, चेन क्या है, जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर रही है। क्या होगा कि अगर वहां पर आपकी वहां पे चेन नहीं होगी तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है आपका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, राइट। तो वहां पर क्या है कि प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और टैंक के नीचे धंसने के चांसेस ज्यादा है। रोड पे या जो रेगिस्तान में भी आप देखो टैंक इजीली वहां पे चलते हैं, तो अगर आपका वहां पर प्रेशर
ज्यादा होगा तो वो वहीं पे धंस जाएंगे, वो मूव नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट कि वहां पे जो है टायर्स में जो है चेन लगी हुई होती है। सेम ऐसे ही जो आपके बड़े बड़े डैम्स होते हैं या जो बड़ी बड़ी मॉल्स बिल्डिंग होती है, उनकी जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, वो उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। क्यों? जिससे कि जिससे कि जो ऊपर से जो लोड आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, वो उतने ही ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कि अगर एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो वो वहां पे बिल्डिंग आपकी धंस जाएगी। जैसे फाउंडेशंस या जो डैम्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि लार्जर एरिया में जो है आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सके, राइट। अब जैसे कील ही है, अगर आप कील को दूसरी साइड से गाड़ने की कोशिश करें तो उतना इजीली दीवार में नहीं गड़ेगी, राइट। द रीजन इज दैट कि वहां पर एरिया इंक्रीज हो गया, तो एक पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। तो वहां पर एरिया इंक्रीज हो गया, जो है वही प्रेशर ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा दैट इज अवर डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का कितना मास है, दैट इज योर डेंसिटी। मान लीजिए ये आपकी बुक है, ठीक है, तो बुक का कुछ आपका मास होगा, तो दैट इज द मास। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इसकी, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट या डेप्थ, जो है इसकी मोटाई, थिकनेस, तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज योर वॉल्यूम। एरिया की मल्टीप्लाई, जो आपका एरिया है, एरिया की मल्टीप्लाई अगर उसकी थिकनेस या हाइट से कर दें दैट इज योर वॉल्यूम। ऐसे नहीं किसी सब्सटेंस की डेंसिटी कम है या ज्यादा है। आप मान लीजिए बॉक्स है और लेंथ, विड्थ और हाइट दोनों बॉक्स की सेम है, ठीक है, और दोनों में आपने एक जैसी ही बॉल्स जो है भरी हुई है, और दोनों में क्या है, आपने बॉल्स भरी हुई है, ठीक है। ठीक, एक बॉक्स ये हो गया, बॉक्स ए। सेम इस वाले बॉक्स में भी आपकी बॉल्स हैं, लेकिन इस बॉक्स में क्या है कि आपने ये जो स्पेस बचा हुआ, राइट, ये जो स्पेस बचा हुआ, इस स्पेस में भी आपने छोटी छोटी बॉल्स जो है यहां पर डाल दी। ये जो बॉक्स, राइट, ये जो यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है, इसमें आपने छोटी छोटी बॉल्स जो है वो यहां पर डाल दी हैं, राइट, ठीक है। बॉक्स बी में आपने छोटी छोटी बॉल्स जो है यहाँ पर, ये स्पेस जो बचा है यहाँ पर आपने उनको भर दिया, ठीक है। तो क्या है कि देखिए दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम इज सेम, लेकिन क्या हुआ, अब इस बॉक्स का मास जो है वो कम होगा और इस बॉक्स का जो है मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स, आपके जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर हैं, इनके बीच में स्पेस ज्यादा है, स्पेस है, राइट। तो यहाँ पर इसका सेम वॉल्यूम भी अगर दो सब्सटेंस का है और अगर उसमें पार्टिकल्स दूर दूर है, यानी कि पार्टिकल दूर होने का मतलब है कि डेंसिटी है ना, डेंसिटी, यानी कि इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये 1 मीटर क्यूब और ये 1 मीटर क्यूब, राइट, दोनों 1 मीटर क्यूब के जो है दो बॉक्स है आपके, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग ज्यादा है, राइट, और एक में जो है छोटी छोटी बॉल्स आपने वहां पर डाल दी, जिससे कि वो गैप जो है वो फिल हो गया। अब क्या है, इसका मास जो है इंक्रीज हो गया, सेम वॉल्यूम में उसका मास जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, वो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो मास इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो क्या है, इस बॉक्स की डेंसिटी, इस वाले बॉक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, बॉक्स बी की, तो इस वाले बॉक्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, राइट, ठीक है। तो डेंसिटी समझ में आया कि पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में उसका मास कितना है, दैट इज योर डेंसिटी। और इसकी यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, राइट। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है कि वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर के कंपैरिजन में उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट डेंसिटी। रेशियो ऑफ इट डेंसिटी मींस द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है
to that of water at 4 degree Celsius, to the depth of water, यानी कि that means the density of water, ठीक है। तो density of substance to the density of water at 4 degree Celsius, that is your relative density। ये आपकी क्या है, relative density है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगी, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगी, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब इफ वी आर टेकिंग इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा सेम हो सकता है, मींस कि अगर हम ऑयल की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तेल की ऑयल की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो हमने दो इक्वल कंटेनर लिए, दो कंटेनर लिए और दोनों में दोनों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, दोनों का जो वॉल्यूम है, मान लीजिए 1 लीटर का जो है आपके कंटेनर है, दोनों में आपने एक में आपने तेल ऑयल फिल कर दिया और एक में आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, कितना, 1 लीटर। दैट मींस कि वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, equal volume of water at 4 degrees Celsius, right? So relative density, if volume of the substance and the volume, if the volume of the substance is equals to the volume of the water, then then relative density क्या हो जाएंगे हमारी, mass of the substance to the mass of equal volume of water at 4 degrees Celsius, right? तो ये थी हमारी relative density। And one more thing, because ये हमारी रेशियो है, ये जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है, इट इज अ रेशियो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज ये भी डेंसिटी में, ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी है। डेंसिटी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, राइट। तो सब्सटेंस की डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब में होगी और वाटर की डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब में होगी, तो दोनों की यूनिट कैंसिल आउट होगी। दैट मींस कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, बिकॉज इट इज अ रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फ्लूइड, फ्लूइड क्या है, राइट। व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट फ्लो, दैट कैन फ्लो, a substance, what is fluid, fluid is a substance that can flow, right? And you know there are the three states, of the matter, so the substance is, that is solid, liquid and gas, 3 forms हैं। अब 3 फॉर्म में से solid जो है वो आपका flow नहीं कर सकता, right? तो flow क्या करते हैं आपके लिक्विड, जैसे कि आपका वाटर हो गया वो आपका flow करता है। सेम आपकी गैसेस एयर जो है, जैसे कि एयर अभी यहाँ पर आपकी फ्लो कर रही है, राइट। तो जो आपके लिक्विड्स हैं एंड गैसेस हैं, दीज आर द फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो, राइट। तो ऑल द लिक्विड एंड गैसेस आर द फ्लूइड्स, राइट। अब हम बात करते हैं द प्रेशर इन फ्लूइड्स, कि प्रेशर इन फ्लूइड क्या है। Fluids exert a pressure due to their weights on the base and the walls of the container in which they are enclosed. Actually जब आप किसी कंटेनर में फ्लूइड, जैसे कि आपका फोर्स, जैसे कि आपके सॉलिड्स जो हैं वो एक प्रेशर जो है, एक प्रेशर लगाते हैं, राइट। प्रेशर हमने पढ़ा, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज योर प्रेशर, राइट। तो जैसे कि आपके सॉलिड्स जो हैं वो एक प्रेशर लगाते हैं, फोर्स डालते हैं ड्यू टू देयर वेट्स। जब एग्जांपल हमने यहाँ पे सैंड का, जैसे कि हमने वहां पे सैंड का एग्जांपल लिया था, तो आप क्या है वहां पर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। आप वहां पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर किसका, अपनी बॉडी के वेट का, आपकी बॉडी का वेट जो है वो प्रेशर डाल रहा है सैंड पे, राइट। एंड दैट्स व्हाई योर बॉडी इज शिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर राइट, ऐसे ही सेम एज लिक्विड भी, जिस कंटेनर के अंदर, जिस भी कंटेनर में या गैसेस जो है जहां पर भी उनको फिल्ड किया हुआ है, तो उसके सरफेसेस पे जो है, उसके सरफेसेस पे लाइक जैसे कोई कंटेनर, जैसे कि वाटर आपने किसी कंटेनर में भर दिया, राइट। मान लीजिए आपने वाटर किसी कंटेनर में फिल किया हुआ, किसी जग में या किसी जार में जो है आपने वाटर फिल किया हुआ है, तो क्या है कि वाटर क्या करता है, जो उसका जो कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्स पे, बेस पे जो है एक प्रेशर अप्लाई करता है, राइट।
एक प्रेशर जो है वो अप्लाई करता है, और ये जो प्रेशर है ये इक्वल होता है, ये एट एवरी पॉइंट इट विल बी इक्वली वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं पे प्रेशर ज्यादा होगा या कहीं पे राइट, और इक्वली जो है वो इन ऑल द डायरेक्शन वो जो है प्रेशर अप्लाई करता है। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई, अब आप तो ये कहेंगे भाई कंटेनर में जो आपका वाटर रखा है वो तो बड़ा मतलब कि बड़ा ही साइलेंटली बड़ा ही स्टिल वाटर उसमें रखा हुआ है, तो वहां पे तो आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वो जो वाटर जो उसके अंदर रखा हुआ है वो किसी भी तरह से कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा? तो मान लीजिए अगर आप उस जो आपका कंटेनर है उसमें अगर आप एक छोटा सा होल करते हैं तो क्या होगा कि वाटर जो है बहुत ही प्रेशर के साथ जो है आपका जो वाटर है वो बाहर आएगा, राइट। ऐसा नहीं है, अगर प्रेशर ना होता तो पानी अब जो वाटर है आपका बड़ा ही धीरे धीरे स्लोली उसमें साथ, लेकिन जैसे ही आप छोटा सा होल मान लाइक आपने जैसे देखा होगा कि अगर आपका जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, अगर वो कहीं से फूटा हुआ होता है तो वहां पे प्रेशर के साथ बहुत दूर तक है ना, तो एक प्रेशर के साथ पानी वहां से निकलता है। तो ये शो करता है कि जो फ्लूइड है या जो वाटर है वो उस कंटेनर पर प्रेशर लगा रहा था, और जैसे ही उसमें एक होल आपने किया वो विद प्रेशर जो है वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, राइट। तो दैट मींस कि फ्लूइड्स जो है जिस भी फ्लूइड्स जो है प्रेशर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज buoyancy। व्हाट इज buoyancy क्या है? इट इज अ tendency of the fluid to exert an upward force on the body that is immersed in it, right? तो ये एक टेंडेंसी होती है फ्लूइड्स की कि वो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है, राइट, डूबी हुई है, तो वो उस पे एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो ये राइट। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज अवर बायंसी क्या है? नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज अवर बायंसी। तो अब ये बायंसी क्या है? नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज अवर बुयांसी। अब ये बुयांसी क्या है, राइट? तो बुयांसी को समझने के लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे कि आप मान लीजिए जो जिस कंटेनर में आपने पानी जो है फिल किया हुआ है, अब उस कंटेनर में अगर आप जो है एक खाली जो है वो टीन की कैन या प्लास्टिक की बोतल जिसका जो कि टाइटली बंद हो, ठीक है, वो अगर आप जो है पानी में अंदर जो है उसको इमर्ज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि आपको एक काफी प्रेशर उस पर लगाना होगा, राइट। तो अगर आप उसको उसमें इमर्ज करने की उसमें पानी के अंदर उसको डिप करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रेशर आपको फील होता है ना, कि जैसे पानी आप उसको इजीली उसमें डिप नहीं कर सकते, एक प्रेशर आपको फील होगा, और जैसे जैसे आप उसको नीचे लेके जाएंगे वैसे वैसे वो प्रेशर आपको ज्यादा फील होगा, राइट। तो ये जो प्रेशर ये जो आपको एक फोर्स राइट, और जैसे जैसे आप नीचे लेके जाएंगे आपको उतना ही ज्यादा फोर्स उसमें फील होगा। तो ये जो फोर्स है दैट इज तो ये जो आपको अपवर्ड फोर्स उसमें फील हो रहा है वो आपका उसको हम कहते हैं buoyant फोर्स या upthrust बिकॉज थ्रस्ट इज अ फोर्स, राइट। हमने कहा था जो सरफेस पे फोर्स लगता है दैट इज अवर थ्रस्ट, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है दैट मींस दैट इज अपवर्ड थ्रस्ट। जो सरफेस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे जब हम उसको डिप करेंगे वाटर के अंदर तो उसके सरफेस पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज योर buoyant फोर्स, और वी कैन से द upthrust, राइट। ऐसे ही आपने जो है फील किया होगा कि जब आप स्विमिंग करते हुए, राइट, तो स्विमिंग करते हुए आपने फील किया होगा कि आपको अपनी बॉडी जो है काफी हल्की महसूस होती है, लाइटर आपको लगती है। वो क्यों लगती है? बिकॉज नीचे से भी आप पर जो है अपवर्ड फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से आपको अपना जो खुद का जो वेट है वो आपको कम फील होता है, बिकॉज नीचे से आपको एक सपोर्ट मिल रही है, एक अपवर्ड फोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है।
राइट। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप एक ग्लास ले रहे हैं, ग्लास से पानी, ग्लास को किसी बड़े कंटेनर में डाल के उसमें से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, और आपने ग्लास को पूरा जो है उसके अंदर जो है डिप किया हुआ है। तो जब तक पानी, जब तक आपका ग्लास जो है, जब तक आपका ग्लास उस कंटेनर के अंदर था, वाटर के अंदर था, राइट, तब तक आपको वो काफी लाइटर फील होगा। लेकिन जब जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे तो आपको वो ग्लास पहले के कंपैरिजन में थोड़ा हैवी लगेगा। आपका ग्लास है वो वाटर के अंदर डिप था, इमर्स था, तो एक अपवर्ड फोर्स भी उस पे अप्लाई हो रहा था। दैट्स व्हाई कि आपको उसको वेट उतना फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर लेके आएंगे आपको उसका वेट फील होगा। सो दिस राइट, सो दिस सो ये जो टेंडेंसी है फ्लूइड्स की टू अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन देम, दैट इज कॉल्ड buoyancy। और ये जो फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स है, इसको बोलते हैं buoyant फोर्स या फिर upthrust, राइट, दैट इज द buoyant फोर्स और द upthrust, राइट। हम बात करते हैं कि buoyant फोर्स जो है वो लगता क्यों है, ये buoyancy होती क्यों है, ये राइट। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए आपका वाटर इसमें फिल्ड है, ठीक है, आपने यहाँ पर एक बॉक्स, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है, वो आपने इसके अंदर डिप किया, तो क्या होगा कि इस पे जो है, बिकॉज फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, तो इस पे इस बॉक्स के चारों साइड में इस बॉक्स पे चारों फेसेस पे जो है एक फोर्स अप्लाई होगा, एक प्रेशर अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से भी, ऐसे अपवर्ड फोर्स होगा, और ऐसे एक डाउनवर्ड फोर्स इस पे अप्लाई होगा, ऐसे ही एक अपवर्ड फोर्स इस पे अप्लाई होगा, राइट। मान लीजिए ये आपका P1 है एंड दैट इज योर P2, ठीक है, और राइट, ये आपका एक बॉक्स हो गया ABCD, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि बिकॉज जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ डेप्थ में जाते हैं, वैसे वैसे जो प्रेशर है, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। दैट मींस कि जो आपका प्रेशर ऑन AB है, राइट, जो प्रेशर आपका AB सरफेस पे लग रहा है वो कम होगा किससे, जो प्रेशर आपका CD सरफेस पे लग रहा है, यानी कि प्रेशर ऑन CD, राइट, बिकॉज ये CD जो सरफेस है ये आपका मोर ज्यादा डेप्थ पे है, दैट मींस कि इस सरफेस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, इस सरफेस पे आपका फोर्स कम लगेगा, या इट मींस P2 जो है वो आपका ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू P1। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रेशर अगर आपका ज्यादा है तो जो फोर्स होगा वो भी आपका ज्यादा होगा, राइट। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन प्रेशर, क्या होता है आपका प्रेशर, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू P into A, प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। मान लीजिए P1 के लिए F1, ठीक है, इनटू A, एरिया देखिए एरिया सेम है, ठीक है, तो एरिया विल बी इक्वल लेस देन F2A, बिकॉज एरिया कॉमन है आपका, सेम है, तो क्या हो जाएगा, F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 जो फोर्स जो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो आपका ज्यादा होगा टू द फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट। और इन दोनों का जो आपका डिफरेंस है, जो नेट फोर्स अब अप्लाई हो रहा है, राइट, एक फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो इफेक्टिव फोर्स जो है वही आपका buoyant फोर्स है, राइट। दैट मींस जो नेट फोर्स है आपका, नेट फोर्स दैट इज F2 minus F1, दैट इज योर buoyant फोर्स ऑफ थ्रस्ट, राइट। जो नेट अपवर्ड फोर्स यहां पे अप्लाई हो रहा है दैट इज योर buoyant फोर्स और द अपथ्रस्ट, जो नेट अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा, राइट, नेट अपवर्ड फोर्स
इज योर अपथ्रस्ट। तो ये आपको समझ में आया कि buoyant फोर्स है क्या। नेक्स्ट इज why object floats or shrink when placed on surface of water। अब आपने देखा होगा कि जब वाटर के सरफेस पे कुछ चीजें जो है वो आपकी इजीली उस पे फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है, लाइक शिप्स एंड ऑल, राइट। और कुछ चीजें जो है वो आपकी उसमें जो है इमर्ज हो जाती है, शिंक हो जाती है उसमें, ठीक है। तो रीजन क्या है, जैसे कि हमने अभी बात की, फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आप एक नेल लें, एक कील लें और अगर आप उसको पानी में छोड़ दें तो वो क्या होगा, जो है उसमें जो है इमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी, राइट। तो तो वहां पर वो जो नेल है वो आपकी क्यों वहां पे शिंक हो रही है, बिकॉज जो वेट ऑफ द नेल है, राइट, जो वेट है नेल का, या कोई भी ऑब्जेक्ट इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन ऑफ द ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, राइट, जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, व्हेन वेट इज ग्रेटर देन buoyant force, then the body क्या होगी, शिंक हो जाएगी, then the body will शिंक हो जाएगी, बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स, अब उसका वेट ज्यादा है, जो buoyant फोर्स जो वाटर या कोई भी लिक्विड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका buoyant फोर्स अगर कम है इन कंपैरिजन टू इट्स वेट, तो वो क्या होगी, आपके उसमें शिंक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका नेल की अगर आप ले रहे हैं तो कील क्या है कि आपकी इजीली वाटर में शिंक हो जाएगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, इफ द वेट ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट is less than buoyant force, तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो आपकी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, राइट। सेकंड फैक्टर इज द डेंसिटी। अगर आप एक नेल और एक कॉर्क लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो लैब्स में भी आपने देखा होगा कि जो आपके जो बोटल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर कॉर्क लगी हुई होती है, ठीक है। तो अगर आप नेल और कॉर्क लेते हैं तो क्या होगा, राइट, इफ वी टेक नेल एंड कॉर्क, तो क्या होगा, नेल विल शिंक, जैसे कि अभी हमने बात की, शिंक, एंड कॉर्क विल फ्लोट, राइट। नेक्स्ट जो है, अगर हम इक्वल मासेस के दो डिफरेंट मटेरियल ले रहे हैं, मान लीजिए आप लेके चल रहे हैं नेल एंड अ कॉर्क, राइट, सेम मासेस, दोनों का जो मास है वो सेम है, नेल का भी और कॉर्क का भी, बट क्या होगा कि नेल आपकी जो है वो उसमें शिंक हो जाएगी, एंड जो आपका कॉर्क है इट विल फ्लोट, राइट। अब देखिए मास तो दोनों का सेम था, वेट क्या है, वेट क्या है आपका, वेट इज इक्वल्स टू mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट कह लीजिए या आपका जो मास है वो तो इस केस में दोनों का सेम है, सेम मास के हैं, जितना मास या वेट इसका है उतना ही आपका कॉर्क का है। देन कौन सा फैक्ट, देन लेकिन नेल आपकी शिंक होगी एंड कॉर्क आपका फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका फैक्टर है वो दैट इज द डेंसिटी, यहाँ पर जो आपका फैक्टर आएगा दैट इज योर डेंसिटी। नेल के केस में क्या होगा, नेल हैविंग higher density than water, and जो आपका कॉर्क है having less density than water। यहाँ पर क्या है कि नेल की जो डेंसिटी थी वो आपकी ज्यादा थी, तो अगर नेल की जो डेंसिटी थी तो यहाँ पर इसका जो रीजन है कि एक आपका शिंक कर रहा है और एक आपका फ्लोट कर रहा है, तो रीजन इज देयर इज द डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटी। जो नेल की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा थी और कॉर्क की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम थी। तो यहाँ पर क्या है कि डेंसिटी, राइट, तो यहाँ पर क्या है कि जो अपवर्ड जो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इस पे जो आपका प्रेशर, इस पे जो आपका डाउनवर्ड फोर्स लगेगा W,
वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द buoyant force। एंड इन द केस ऑफ कोर के केस में डेंसिटी कम होने की वजह से उसका जो वेट जो उस पे डाउनवर्ड फोर्स जो लगेगा वो जो है कम होगा इन कंपैरिजन टू द buoyant force, दैट्स व्हाई इट विल फ्लोट। ठीक है, तो ये आप तो डेंसिटी इज आल्सो ए फैक्टर, राइट, सो डेंसिटी इज आल्सो ए फैक्टर देयर। नेल है ये आपकी किस मटेरियल की बनी होती है, दैट इज मेड ऑफ आयरन, राइट, आयरन की होती है। लेकिन आपकी जो शिप है, राइट, जो बोट्स है आपकी, वो भी आपकी किसकी होती है, मोस्टली आपकी आयरन की होती है। ठीक है, तो वहां पर जो आपकी तो सेम मटेरियल की, दोनों सेम मटेरियल की है आपकी ऑब्जेक्ट, लेकिन नेल आपकी शिंक कर रही है लेकिन शिप आपकी जो है उस पे तैरती है, फ्लोट करती है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। या फिर आपकी एक, अगर आप टीन की कैन ले, अगर एक खाली आप टीन की कैन लेते हैं, राइट, तो उसमें भी क्या होगा, वो भी आपकी आयरन की है। तो क्या होगा कि वो आपकी फ्लोट कर रही है लेकिन नेल आपकी फ्लोट नहीं कर रही है। द रीजन इज दैट जो उनकी एवरेज डेंसिटी है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी क्या होगा, एवरेज डेंसिटी आयरन और नेल की, दैट इज द मास। एवरेज डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ शिप और कैन, राइट। तो जो एवरेज वॉल्यूम है, राइट, जो एवरेज डेंसिटी है वो आपकी कैन या शिप की कम होगी। क्यों कम होगी डेंसिटी, तो बिकॉज द वॉल्यूम तो ज्यादा है उसका, राइट, वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन बिकॉज वो आपकी वहां पे खाली स्पेस है, होलो है, राइट, खोखली है वो, चाहे वो आपकी कैन हो या जो आपकी जो बॉट है, राइट, तो उसमें जो है वॉल्यूम ज्यादा है उनका, लेकिन मास उसके कंपैरिजन में कम है। तो दैट द रीजन कि उसकी जो एवरेज डेंसिटी, बिकॉज ये आपका ज्यादा है, ये ज्यादा होगा तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, जो आपकी डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, राइट। तो डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने का मतलब जैसे कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यानी कि जो डाउनवर्ड फोर्स जो उस पे अप्लाई हो रहा है, वो जो डाउनवर्ड फोर्स है, राइट, तो जो उस पे वेट या जो डाउनवर्ड फोर्स उस पे लगेगा वो अपवर्ड फोर्स से कम होगा, दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग। ठीक है, सो दैट द फैक्टर बिहाइंड द कि शिप या कैन आपकी फ्लोट करती है जबकि आपकी नेल जो है उसमें शिंक करती है। नेक्स्ट है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक कंटेनर आपने लिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है, राइट, तो जब आप उसमें अपनी एक फिंगर डिप करते हैं तो वाटर लेवल थोड़ा सा उसमें जो है इंक्रीज होगा। ऐसे ही जब आप उसमें दो फिंगर जब अगर आप उसमें डिप कर रहे हैं तो वाटर लेवल थोड़ा सा और जो है इंक्रीज होगा। सेम अगर आप पूरा अगर आप कंप्लीटली अपना हैंड उसमें जो है डिप कर देते हैं तो वाटर लेवल काफी ज्यादा उसमें जो है इंक्रीज होगा, राइट। तो यहाँ से क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो पानी के अंदर डिप कर दे, जो वाटर के अंदर इमर्ज करती है, तो वो क्या है कि जो लिक्विड है उसको डिस्प्लेस्ड कर देती है, अपनी खुद की जगह वहां पे बना लेती है, और जो लिक्विड या जो फ्लूइड है या वाटर है उसको वहां से डिस्प्लेस्ड कर देती है, राइट। ऐसे ही आपने वाटर टब में देखा होगा, वाटर टब में जब आप बैठते हैं तो क्या है, वाटर लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो भी यही है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जब आपकी बॉडी जो है किसी लिक्विड, जब भी आपकी बॉडी किसी लिक्विड में इमर्ज करती है तो एक अपवर्ड फोर्स जिसे हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट, राइट, वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में उस बॉडी की सरफेस पे अप्लाई होता है, राइट। अब इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल गोज वन स्टेप फर्दर। वो क्या बोलते हैं कि ये जो आपका अपवर्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट बॉयंट फोर्स जो इस पे लग रहा है, राइट, इट विल बी इक्वल टू द वेट
weight of the liquid displaced, ये बॉडी ये जो buoyant force इस पे लगेगा वो किसके इक्वल होगा, जितना लिक्विड ये जो बॉडी डिस्प्लेस्ड कर रही है उसके वेट के इक्वल होगा, राइट। व्हाट इट्स बॉडी immersed partially or wholly in a liquid at rest, it experience an upthrust, right, एक upthrust force इस पे लगेगा which is equal to the weight of the liquid displaced, ये किसके इक्वल होगा, जितना वेट इसने डिस्प्लेस्ड किया उसके वेट के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी कि जितना अपथ्रस्ट फोर्स इस पे लगेगा वो इक्वल होगा कि इस बॉडी ने कितना लिक्विड जो है डिस्प्लेस्ड किया उसके वेट के इक्वल। नेक्स्ट आप देखिए कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि जब आप जो है स्विमिंग पूल में जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपको अपनी बॉडी थोड़ी क्या है हल्की फील होती है। सेम ऐसे ही जब आप कोई स्टोन अगर आप पानी के अंदर उठा रहे हैं तो वो आपको हल्का फील होगा, राइट। और जैसे ही आप पानी से बाहर लेके आएंगे तो आपको सडनली उसमें एक हैवीनेस जो है सडनली वो आपको हैवी लगेगा, राइट। ऐसे ही जो पहले कुएं होते थे, वेल्स होते थे, वहां से जो बकेट हम जब तक जो बकेट है आपकी वेल के अंदर रहती थी तो वो आपको हल्की लगती, लेकिन जैसे ही आप वो पानी से बाहर आती थी वो जो है आपको हैवी लगती थी। रीजन इज दैट कि वहां पर एक apparent loss, there is an apparent loss in the weight of the body that will be which is equal to the upthrust of the body, that will equal to the upthrust that is acting on the body। यानी कि that means कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड या वाटर में इमर्ज होती है तो उसके वेट में एक apparent loss होता है, राइट। और ये apparent loss किसके इक्वल होगा, जो अपथ्रस्ट जो उस बॉडी पे लग रहा है, अपवर्ड फोर्स जो उस पे लग रहा है उसके इक्वल होगा, राइट। तो यही एक रीजन है कि आपको पानी के अंदर अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट आपने लिफ्ट की है वो आपको हल्की लग रही है, लाइटर लग रही है इन कंपैरिजन पानी के बाहर जब वो वही सेम ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हो, राइट। बिकॉज इन वाटर, बिकॉज पानी के अंदर क्या होगा उसके वेट में एपरेंट लॉस होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी की, ये कुछ नहीं है। जस्ट देखिए जब नीचे से कोई फोर्स उस पे अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली कि नीचे से एक सपोर्ट उसको मिल रहा है, राइट। मान लीजिए ये आपका मार्कर ही, राइट, ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है अभी, राइट। लेकिन अगर नीचे से कुछ, राइट, लेकिन नीचे से अगर कुछ इस पे नीचे से कुछ फोर्स इस पे अप्लाई होता है तो ऑब्वियसली मेरे को ये हल्का फील होगा। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, जब आप उसको पानी के अंदर इमर्स्ड कर रहे हो तो जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो उस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है जिससे कि इसको एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि इसको एक सपोर्ट मिल रहा है और मेरे को वो चीज हल्की फील हो रही है, लाइटर फील हो रही है। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट इसको करके देख सकते हैं। आप एक स्टोन लें, स्टोन में आप स्प्रिंग बांध लीजिए या फिर एक जो है बैलेंस जो होता है या फिर बैलेंस जो है उससे अटैच कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, उस जो आपका स्टोन है उसको पानी के अंदर लेके जाओगे तो क्या है कि जब पानी के अंदर होगा आपका स्टोन तो क्या है कि स्प्रिंग आपकी जो उसमें खिंचाव होगा, स्ट्रेच होगा, राइट, वो कम होगा, राइट। और जैसे जैसे आप उसको पानी के जितना अंदर लेके जाएंगे क्योंकि अपवर्ड फोर्स जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी राइट, तो वो जो उसमें स्ट्रेचिंग है वो उतनी कम होगी। और जैसे ही आप उसको बाहर लेके आओगे उसका जो स्ट्रेचिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे अगर आप बैलेंस लेके चल रहे हो तो मान लीजिए आपने एक स्टोन लिया और उसमें आपने बैलेंस जो है वो उससे अटैच किया होगा, ठीक है। तो जब वो एयर में जब आपने उसका वेट किया, मान लीजिए वो आपका 2 kg का स्टोन था, राइट, इन एयर, राइट। अब क्या करते हैं, अब आप उसको ठीक है ऐसे ही जो है उसको पानी के अंदर धीरे धीरे डिप करते हैं। तो जैसे ही आपने पानी के अंदर उसको इमर्ज किया उसका वेट जो है वो आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे उसका वेट जो है वो डिक्रीज करना वैसे वैसे उसका वेट जो है वो जो उसमें रीडिंग है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। वो आपकी मान लीजिए 2 kg जैसे आपने इमर्ज किया, हो सकता है कि वो आपका जो है वहां पर रीडिंग 1.75 आए, ठीक है, इन वाटर। और जैसे जैसे आप उसको नीचे डिप करोगे वैसे वैसे वो जो रीडिंग है वो आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी, जो उसका वेट है, जो एपरेंट वेट जो उसमें रीडिंग आ रही है वो कम होती चली जाएगी। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है
अब देखिए कि आर्किमिडीज जो प्रिंसिपल है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि हमने बात की, ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है, ये buoyant फोर्स, ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है, राइट, ये किसके इक्वल है? टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो जितना आपका लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके वेट के इक्वल, राइट। तो Fb will be equal to a weight of the liquid displaced। ये क्या हो सकता है हमारा? देखिए डेंसिटी क्या होती है हमारी? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेट की। वेट क्या होता है आपका? mg। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट क्या होता है आपका? mg। m क्या होगा? w अपॉन g। तो m, ये जो आपका m है, m के प्लेस पे हमने यहाँ पर रखा w अपॉन g इंटू v, राइट। और यहाँ अब हम बात किसकी कर रहे हैं? वेट की। तो वेट क्या हो जाएगा? dg इंटू v। डेंसिटी into this is your the acceleration due to gravity, right, and v is your volume, right। तो that will be equals to d, right। इसको हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू v, राइट, इंटू g। तो आपका जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो डिपेंड करेगा आपका डेंसिटी पर, बिकॉज एक्सीलरेशन, तो ये जो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपका डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, राइट, और दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड? जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, राइट। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है उस पे, एंड सेकंड इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में हम बॉडी को इमर्ज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमारा कहां पर यूज होता है? ये हमारा यूज होता है इलेक्ट्रोमीटर, जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें। इलेक्ट्रोमीटर क्या है? इलेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करते हैं हम मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए कि उसमें मिलावट कितनी है, क्योंकि वहां पर जो मिल्क है उसकी डेंसिटी कुछ और होगी, जो आपका वाटर अगर उसमें है तो उसकी डेंसिटी कुछ और होगी, राइट। तो वहां से आप मिल्क की प्योरिटी चेक करते हैं। ऐसे ही आपका हाइड्रोमीटर में यूज होता है। हाइड्रोमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा जो लिक्विड है उनकी डेंसिटी चेक करता है, राइट। तो वहां पर भी आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही आपका वहां पे काम आएगा।